जो भारतीय जनता पार्टी थे वो एक साथ एक गठबंधन में थे, उद्धव ठाकरे एनडीए में थे। इस बार चीजें बदल गई हैं। उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी में चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट गई है, एनसीपी भी टूट गई है, उसके भी दो धड़े हो गए, अलग अलग हो गया। तो बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में उलझी हुई है और मुझे लगता है कि ये डेटा भी महाराष्ट्र से जो आ रहा है वो जरूर उलझा हुआ होगा। 48 सीटें कुल हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 16 सीटें बीजेपी, 7 सीटें शिवसेना शिंदे जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ है, और 1 सीट एनसीपी जो अजीत पवार वाली एनसीपी है उनको जाती हुई दिख रही है। यानी कि 16-8 24 सीटें एनडीए को जाती दिख रही हैं। ये जो डेटा है ये एनडीए का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है, बाइफरगेट इसको किया है। 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट शिवसेना, 7 सीट शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार। ये जो सीटें हैं ये एनडीए के। अब जो इंडिया अलायंस है उसके खाते में कितनी सीटें दिख रही है जाते हुए? इन 48 में से 8 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। 9 सीटों पर शिवसेना यूबीटी का मतलब है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और एनसीपी शरद पवार 5 सीटें जीत रही है। यानी कि 9, 8, 17, 5, 22, तो टोटल 22 सीटें पर जीत हासिल करती हुई इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। तो यानी कि महाराष्ट्र में जो मुकाबला है वो बराबरी का मुकाबला इस वक्त है, क्योंकि 24 सीटें एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है, 22 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, जो इंडिया अलायंस है वो जीतता हुआ दिख रहा है, और 2 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मयंक, यहां मुकाबला फंसा हुआ है। अभी जो 2 स्टेट हमने देखे, राजस्थान और गुजरात, लगभग गुजरात तो क्लीन स्वीप था, राजस्थान में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर थी, एक मेजर सीट्स वो ले जा रहे थे। लेकिन ये 24-22 मतलब लगभग बराबरी का मुकाबला, यानी कि कोई भी नॉकआउट किसी को कर सकता है ऊपर नीचे। क्या इतना टफ क्यों आपको लगा कि महाराष्ट्र में क्या लोगों के मन में था? कोई कंफ्यूजन था किसी तरीके का? क्योंकि 2 पार्टियां टूटी भी हैं इस दौरान। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना अगर हम लोगों को कहीं करना पड़ा है पूरे भारतवर्ष में सर्वे कलेक्ट करने के लिए, वो है महाराष्ट्र में। अच्छा। और ना सिर्फ हम लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, हाँ। उन लोग भी इतना ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 6 पार्टी हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, 2 और पार्टी हैं जैसे आरएलपी हैं, हाँ। और इसके बाद ये प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। ये 2 पार्टी को अगर मिला ले कुल, तो 8 पार्टी के बारे में हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना था। सबसे ज्यादा हरक्यूलियन टास्क हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को महाराष्ट्र से मिला। वहाँ के लोग कंफ्यूज हैं, तो हम लोगों का सर्वे का सारा क्वेश्चन ही हम लोगों को बदलना पड़ा स्टेट महाराष्ट्र के लिए। वहां पे हम लोगों ने लीडर स्पेसिफिक क्वेश्चंस किया, लीडर के चेहरे के नाम पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया, पार्टी के नाम पे क्वेश्चंस किया। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि लीडर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने किए, दैट मींस कि लोगों के मन में पार्टी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सी शिवसेना उद्धव ठाकरे की, कौन सी शिंदे की है, कौन सी एनसीपी शरद पवार की है, कौन सी अजीत पवार की है। बहुत ज्यादा पार्टी को लेके भी और सिंबल को लेके भी है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हर पार्टी को झेलना पड़ेगा। एक कोलैटरल डैमेज हम लोगों को होता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अभी हम लोगों को जो जमीन पे दिखा वो ये कि जो कांग्रेस के वोटर हैं वो एनसीपी को कैसे वोट देंगे, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो एनसीपी को नहीं वोट देंगे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और यही चीज है इनके साथ, बीजेपी के साथ। जो बीजेपी के वोटर हैं वो इनको कैसे वोट देंगे, अजीत पवार के एनसीपी को कैसे वोट देंगे, उद्धव ठाकरे के जो कोर वोटर हैं वो फिर शरद पवार के पार्टी को कैसे वोट देंगे। ये कहीं ना कहीं गणित पार्टी को। अच्छा, मुझे एक सवाल और पूछना है। जो सीट आपने एक अजीत पवार को दी है, एक सीट, वो सीट कौन सी है? अजीत पवार वाली जो सीट है वो कौन सी? मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि अजीत पवार, मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो बारामती की सीट है उसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या है वो सीट है? बिल्कुल, और ये वही सीट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बारामती में अगर हम लोग मीडिया में देखें, अगर हर जगह देखें, सोशल मीडिया में भी बारामती, हर कोई कह रहा है कि वो नाक बचाने वाली बात है, बट बारामती में कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई दिख रही है। जो गढ़ है, गढ़ को भेदते हुए हम लोगों को एनसीपी अपने जो शरद पवार हैं वो बचाते हुए कहीं से नहीं दिख रही हैं। सुप्रिया सुले वहां से हार रही हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि अजीत पवार की जो पत्नी है वो ये सीट निकाल रही हैं। यानी कि ये मुकाबला बहुत ज्यादा टफ है बारामती में, सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले, और आपका जो एज है वो जा रहा है सुनेत्रा पवार, यानी कि ये सीट जीत सकती है सुनेत्रा पवार, ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। अब इस पोल पर अनन्या आएंगी, मेरी सहयोगी, क्योंकि बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनन्या बाकी मेहमानों से भी सवाल करेंगी। कौन कौन मेहमान है उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर अनन्या इस पोल पर आपको नजर आएंगी और सवाल। अनन्या आ गई हैं। राकेश शेट्टी है कांग्रेस से, सीमा मलिक एनसीपी शरद पवार जो एनसीपी उनसे हैं, और विक्रम सिंह शिवसेना उद्धव ठाकरे से। अनन्या, आप किससे सवाल पूछना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है बहुत कंफ्यूजन है। जो है रोहित, मेरा मयंक से ही है।
मयंक, क्योंकि अगर हम ओवरऑल सभी सीटों की बात करें और सभी पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो क्या उद्धव ठाकरे को होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम पिछली बार 2019 की बात करते तो 18 सीटें उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार सबसे कम 9 सीटों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या, जो पार्टी का बिखराव है या जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो दो धड़े में बट गई, एक तरफ एकनाथ शिंदे हो गए, एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद नजर आ रहे हैं, क्या वो सबसे बड़ी वजह है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्राउंड पे ये दिख रहा है कि जो सीट का जो बिखराव हुआ है वो कहीं ना कहीं हर कोई वो खमियाजा भुगत रहा है। सबसे पहली बात जो है, अगर हम लोग इंडिया अलायंस को देखें तो उनके पास कहीं ना कहीं 5% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है एनडीए से, लेकिन सीट पे वो कहीं ना कहीं होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा नुकसान की बात जो आपने कहा, वो सबसे ज्यादा हम लोगों को जो दिख रहा है वो अजित पवार की पार्टी को हो रहा है। वो उद्धव को सेकंड नंबर पे हम लोगों ने रखा है, उद्धव की पार्टी को सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहली पार्टी जो है जिसको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतने को मिल रहा है वो एनसीपी को मिल रहा है, अजित पवार वाली एनसीपी को मिल रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जमीन पे फायदा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को मिल रहा है, जो हम लोग को आने वाले दिनों में दिखेगा। अभिषेक भी हमारे साथ, मुंबई से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो एक टफ फाइट, अभिषेक हमारे साथ, विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जो एक टफ फाइट नजर आ रही है, 24 जो है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात करें तो 22, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिख रही है? क्या जो अगर हम एनसीपी की बात करते हैं तो एनसीपी भी दो धड़े में, एक अजित पवार है, और दूसरी तरफ अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो शिवसेना भी अब दो धड़े में नजर आ रही है। तो क्या यही वजह है एक टफ फाइट? इसमें कांग्रेस को अच्छा खासा एक तरह से कह सकते हैं कि गेन करती हुई कांग्रेस महाराष्ट्र में नजर आ रही है। देखिए, बनिस्बत दूसरे राज्यों के महाराष्ट्र की तस्वीर अब के चुनावों में बहुत अलग है, और वो अलग ये है कि दो बड़ी पार्टियां बहुत ही बुरे तरीके से फूटी, और इसी वजह से इन पार्टियों के जो मतदाता है ना, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहे। और यही वजह है कि इस किस्म के ओपिनियन पोल के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। जो अनपेक्षित है, जो रुझान थे वो किसी और तरफ थे, लेकिन ओपिनियन पोल, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमने सर्वे किया, उसके नतीजे कुछ और आ रहा है। 22-24 का ये मुकाबला है, मतलब कांटे का मुकाबला है, और निश्चित तौर पर ओपिनियन पोल का ये नतीजा गदगद करेगा महाविकास आघाड़ी को, क्योंकि इस नतीजे की अपेक्षा उनको भी नहीं है। निराश करेगा एनडीए को, क्योंकि वो तो 45 की हसरत पाल के बैठे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि 48 में से 45 सीटें जीतेंगे, लेकिन वोटरों का मूड टटोलने में कहीं न कहीं हर पार्टी यहाँ पर विफल नजर आ रही है। वजह वही है कि वोटर जो है वो कंफ्यूज है। मुझे आप थोड़ा सा समय दे तो मैं शिवसेना और एनसीपी दोनों की बात अलग अलग करके बताना चाहता हूँ। शिवसेना जब फूटी थी तो जो शिवसेना अमूमन एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो कि निष्ठावान शिवसैनिकों से बनी थी। जब वो फूटी पार्टी तो शिवसैनिकों को ये नहीं समझ में आया कि असली शिवसेना कौन है और दूसरी शिवसेना कौन है। वो शिवसेना को सत्ता में बैठे देखना तो चाहते थे, लेकिन मजबूरन वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, और अब उनकी भावनाएं जो है वो मातोश्री के साथ जुड़ी है, मतलब उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ। तो इस किस्म का मतदाता जो है वो किसको वोट करेगा, ये हमेशा एक जरा प्रतिक्रिया जो हम विक्रम सिंह जी से भी ले लेते हैं। विक्रम सिंह जी, अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 18 सीटें आपकी पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार 9 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है, जिसमें 2-3 बड़े कारण निकल कर आए हैं। एक तो पार्टी को लेकर वोटर्स में कंफ्यूजन है, और दूसरा सिंबल को लेकर, यानी जो पार्टी आपके दो धड़े में बटी उसका साफ नुकसान आप लोगों को चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से क्या बड़ी वजह होती नजर आ रही है आपको? नहीं अनन्या जी, देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। पार्टी भले ही टूट गई हो, लेकिन वोटर जो है वो नहीं टूटा। आपने देखा होगा पहले भी इन्होंने सिंबल भी छीन लिया, नाम भी छीन लिया था, और अंधेरी का उपचुनाव जब होना था तो किस तरीके से लोग भाग लिए थे। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर जो है, क्योंकि कांग्रेस का, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि भाई एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, वो उद्धव साहब के साथ ही हैं, बाला साहब ठाकरे, वही असली शिवसेना है। आपने भी देखा होगा चंद्रपुर में किस प्रकार से एकनाथ शिंदे बीजेपी का पटका डालने हुए वहां था। तो असली और नकली की पहचान है। जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं उसके जरिए मैसेज कन्वे हो रहा है क्या जनता के बीच में? नहीं, ओपिनियन पोल देखिए आप किस हिसाब से कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कौन सा काम किया है ऐसा कि भाई इस तरीके से वो किया था। महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, वो गद्दारों को देखिए गद्दारों को कभी ये माफ नहीं करता महाराष्ट्र, और इनको अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी। और महाविकास आघाड़ी 40। लेकिन विक्रम जी, आपको एक चीज समझनी होगी कि जब वोट करने के लिए जाते हैं ना, जब वोट करने के लिए वोटर जाता है तो वहां किसी नेता का चेहरा नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि सिंबल ले लिया, वहां सिंबल पे ही देख के वोट लगता है, और इसी कंफ्यूजन की बात मयंक जी कर रहे हैं
कि जब आप ईवीएम पे वोट डालने जाएंगे तो वहां पर सिंबल होगा, किसी नेता का चेहरा नहीं होगा। सूर्य मैथिल कुछ कह रहे हैं, सूर्य जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए राहुल जी, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने अभी शब्द प्रयोग किए कि गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने की जब नरेंद्र मोदी जी के साथ। सुन लीजिए ना पूरी बात को, मैं बीच में नहीं बोला, आपसे सुन लीजिए आप शांति से। जब पिछली बार 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर उद्धव ठाकरे जी ने वोट मांगा और महाराष्ट्र की जनता ने उनको भरपूर वोट दिया, 18 सीटें दी, उसके बाद किस प्रकार से आपने जाकर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, आप एनसीपी की गोद में जाके बैठ गए। आप लोग औरंगजेब की मजाक में जाके नाम रगड़ने वाले, आप अपने आप को डिस्क्रेडिट बोल रहे हैं। आप बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को संभालने की बात कर, घर के साधुओं की हत्या पर अठास लगाने वाले और मुंह के अंदर दही जमा के जांचने वाले हिंदू द्रोही सनातन के हत्यारे यहाँ बैठकर ज्ञान देंगे क्या? बाला साहब ठाकरे जी के नाम का अपमान मत कीजिए। आप गद्दार हैं, आपने गद्दारी की है, सिर्फ सैनिकों से गद्दारी की है, सनातन से गद्दारी की है आपने। यहाँ बैठकर आप जो अरंजल बात कर रहे हैं ना, इसका उत्तर आपको महाराष्ट्र से देने वाला है। पीडीपी के साथ गए थे तब क्या गद्दारी जीतेगा? नहीं, पीडीपी के साथ गए थे जब गद्दारी किसने की थी? शरद पवार के पास पहले आप गए थे। ठीक है, हम यहाँ यार गद्दार फिल्म नहीं बना रहे हैं, हम यार गद्दार फिल्म नहीं बना रहे हैं। अभी हम पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, सीटों पर बात कर रहे हैं जो ओपिनियन पोल में आई हैं। सीमा मलिक जी के पास में चल रहा हूं। सीमा मलिक जी भी हैं जो कि एनसीपी शरद पवार को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही हैं। सीमा जी, जो बंटवारा हुआ सीटों का गठबंधन में, उसके तहत 10 सीटें एनसीपी के पास आई और 50% सीटें आप जीतती हुई दिख रही हैं एनसीपी की। लेकिन सवाल मेरा इन 5 सीटों के अलावा बारामती को लेकर भी है। बारामती मतलब शरद पवार जी का गढ़ कहा जाता है, साहिब नाम से शरद पवार को वहां जानते हैं शरद पवार जी को, लेकिन वो गढ़ हिलता हुआ दिख रहा है इस बार। देखिए सर, मैं बड़े आवाज आ रही है मेरी क्या आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है सीमा जी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि बड़े सम्मान करती हूँ मैं आपके सर्वे का, पर एग्री नहीं करती इसके साथ। देखिए आप, जहाँ तक बारामती की सीट है कोई इसको हिला नहीं सकता, और आप देखिएगा कि माननीय सुप्रिया सुले जी कितने ज्यादा वोटों से वहाँ पर जीतेंगी। तो ये सब देखिए एक नैरेटिव सा जो बन रहा है। देखिए आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, मैं केवल ये गद्दारी और इनकी बातें नहीं करती। देखिए जो महाराष्ट्र में आज स्थिति है, जिस तरह का अनरेस्ट है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो ओबीसीज हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिंग हो, जगह जगह पर वहाँ पर आंदोलन। सीमा जी, आपके पास आएंगे। राकेश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। राकेश जी, अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 5 सीटें कांग्रेस और एनसीपी का जब गठबंधन था तो 5 सीटें आपको मिली थी, लेकिन इस बार एक अच्छी खबर है आपके लिए, 9 सीटें कांग्रेस को, और ओवरऑल अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। क्या लग रहा है ये जो हम बात कर रहे हैं, चाहे हम वोटर्स को लेकर बात करें, कंफ्यूजन है पार्टी को लेकर, सिंबल को लेकर, वो आपको लग रहा है आपके फेवर में दिख रहा है यहाँ पर अगर 9 सीटें मिलती हैं तो? अनम्यूट करिए राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश सीटें आएंगी मैम इंडिया अलायंस की। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। जी बोलिए। आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। देखिए, आपने एनडीए को 24 दिया, इंडिया अलायंस को आपने 22 दिया। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ये सभी पार्टियां टूटने के बाद भी 2 इलेक्शन हुए। एक अंधेरी का चुनाव हुआ जहां पे शिवसेना लड़ी और पूना का हुआ। दोनों जगह पे इंडिया अलायंस ने बाजी मार दी। मतलब अंधेरी में तो शिवसेना का जो विधायक थे वो एक्सपायर होने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने वहां पे अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 4 सालों से कोई भी कॉर्पोरेशन चुनाव भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही है। क्यों करने नहीं दे रही है? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे चुनाव हुआ लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज का, तो बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी, शिंदेगढ़ शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी हार जाएगी।
ठीक है दूसरी मैं आपको मैं बात मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आगे आगे मुझे गोवा, दमन, दीव और लक्षद्वीप इन 3 जगह का डेटा और मुझे दिखा रहा है। छोटे छोटे ये स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, इसका डेटा मैं फटाफट आपको दिखाता हूं कि गोवा का डेटा क्या कहता है। फटाफट यहां पर हम गोवा का डेटा को रखते हैं। 2 सीटें हैं गोवा में लोकसभा की। उन दोनों सीटों पर किसका जो गणित है वो बनती हुई दिख रही है। बीजेपी 2 की 2 सीटें इस बार जीतती हुई दिख रही है गोवा में लोकसभा चुनाव में, जबकि लास्ट 2019 में 1 सीट कांग्रेस यहां से जीती थी, 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस लूज कर रही है गोवा को, जो 1 सीट जीती थी, और वो 1 सीट बीजेपी के खाते में जुड़ती हुई सीधे तौर पर दिख रही है। तो यहां 2 सीटें लोकसभा की गोवा की और दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दमन और दीव की तरफ हम मूव करते हैं। तो दमन और दीव अगर इन दोनों को हम मिला दें तो यहां पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, और दमन दीव में अगर मैं कुछ बात करूं तो यहां दोनों सीटें बीजेपी के खाते में ही जाती हुई दिख रही हैं। हालांकि पिछली बार 1 सीट बीजेपी के खाते में रही थी, 1 सीट कांग्रेस के, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस लूज कर रही है। और दमन और दीव ये दोनों सीटें इस बार बीजेपी जीतती हुई इस ओपिनियन पोल के मुताबिक नजर आ रही है। अब लक्षद्वीप की एकमात्र सीट जो है उसका डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। लक्षद्वीप की एकमात्र सीट इस बार किसके खाते में जा रही है? ये जा रही है एनसीपी शरद पवार के खाते में, लक्षद्वीप की एकमात्र सीट। जबकि लास्ट टाइम 2019 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, यानी कि लक्षद्वीप को कांग्रेस ने जीता था, लेकिन इस बार यह सीट शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के खाते हुए जाती हुई नजर आ रही है। तो ये जो डेटा था, ओवरऑल डेटा इस 1 घंटे के दौरान मैंने आपको रखा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और लक्षद्वीप को हमने कवर किया है। और इसका जो डेटा है वो ये बता रहा है कि राजस्थान, गुजरात, ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का बोलबाला पूरी तरीके से नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी 23 सीटें जीतती हुई दिख रही है, गुजरात में 26 सीटें, महाराष्ट्र में टफ फाइट है, 24 एनडीए, 22 सीटें इंडिया अलायंस, गोवा में दोनों बीजेपी, दमन दीव में दोनों बीजेपी, और लक्षद्वीप में 1 सीट जो कि एनसीपी शरद पवार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये डेटा हमने रखा है अब इस 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में हम आपको जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसका डेटा हम आपको डिटेल में बताएंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों में क्या कांग्रेस को किसी तरह से एलिवेशन मिलता है, या इन राज्यों में बीजेपी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कुछ सीटें लेती हुई नजर आ रही है। इसको हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस 1 घंटे में जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है इसमें जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। अभी तक का जो मैं पूरा डेटा आपको बताऊं तो अभी तक 308 सीटें हमने कल कवर की थी। इसके अलावा बाकी के जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी सीटों को हमने आज कवर किया है, जिसमें फिगर अभी तक बीजेपी के यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, और एनडीए ने एक मेजर मार्जिन हासिल कर लिया। ये पश्चिम भारत की सीटें मैं बता रहा हूं, 77 सीटें हैं पश्चिम भारत की, जिसमें एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।